स्टंटेड ग्रोथ एक एक्चुअली बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। इसमें एक्चुअली होता यह है कि बच्चों की नशोनुमा है या जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो इसमें एक्चुअली होता यह है कि या तो बाय बर्थ उनका जो हाइट है या वेट है वो कम होता है या फिर एक स्पेसिफिक एज में जाके वो कम होता है। तो इसके लिए हमारे पास WHO की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उनका जो वेट और हाइट है वो एज के हिसाब से। सबसे पहले तो माओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपने विटामिन्स और मिनरल्स उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जो अपने सप्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपर लें और गाइडेंस लें कि कौन से सप्लीमेंट उनको किस ट्राइमेस्टर में लेने हैं। तो 4 माह तक वो माँ का दूध पिएँ, उसके बाद आहिस्ता से उनको सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करवाएँ, उनको खुराक दें, एक एक जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है कि आपने 4 माह तक तो माँ का दूध पिलाना है, ठीक है। 4 माह के बाद फिर आपने सॉफ्ट डाइट करवानी है। तो उसमें हम गाइड करते हैं कि सबसे पहले आपने राइस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, ठीक है। अब उसमें राइस प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस एतबार से भी अहम है कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बच्चों में नशोनुमा की कमी के पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिसकी वजह से बच्चों में नशोनुमा की कमी हो जाती है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम लेने से बच्चों में इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस हुमा सज्जाद, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो पहले तो वेलकम करते हैं मिस, बहुत शुक्रिया कि आज प्रोग्राम में आई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बच्चों में बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि स्टंटेड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें कि स्टंटिंग ग्रोथ बेसिकली क्या होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। स्टंटेड ग्रोथ एक एक्चुअली बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। इसमें एक्चुअली होता यह है कि बच्चों की नशोनुमा है या जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो अक्सर माएँ जो वो कह रही होती हैं कि नहीं, मेरे बच्चों की जो हाइट है वो तो बढ़ती मैट्रिक के बाद है, या इसके तो अब्बू भी छोटे हैं, तो इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो फिर जब वो ग्रोथ रुक जाती है फिर बाद में एक टाइम पीरियड में आके वो नोट करते हैं कि इनकी ग्रोथ तो अभी हो ही नहीं रही। तो उस टाइम पे वो हमारे पास फिर आते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि या तो बाय बर्थ उनका जो हाइट है या वेट है वो कम होता है या फिर एक स्पेसिफिक एज में जाके वो कम होता है। तो इसके लिए हमारे पास WHO की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उनका जो वेट और हाइट है वो एज के हिसाब से कम है। उनके हम ये एक वो चार्ट होते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो फिर उसमें हम कहते हैं कि ये स्टंटेड है, और उसके बाद फिर हम आगे उसका फर्दर गाइड करते हैं कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या कॉजेज़ थे, तो उसको हम गाइड कर देते हैं आगे। अच्छा, ये जो प्री मेच्योर बेबी बर्थ होती है, जो बच्चे की पैदाइश से पहले पैदाइश हो जाती है, माँ के पेट में प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और फिर माँ भी उस वाले से वीक होती है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए ताकि बच्चे की पैदाइश के बाद उस तरह के उनको मसाइल पैदा ना हो? सबसे पहले तो माओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अपने विटामिन्स और मिनरल्स उन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जो अपने सप्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपर लें और गाइडेंस लें कि कौन से सप्लीमेंट उनको किस ट्राइमेस्टर में लेने हैं। और अगर प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है तो उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखें कि सबसे पहले जो मदर फीड है वो ड्यूरिंग 1 आवर जो है वो करें, क्योंकि इस पर रिसर्च भी हुई है कि जो 1 घंटे में माँ का दूध पी लेते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा होती है बजाय उनके जो 1 घंटे के बाद करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो इम्यूनिटी है और जो उनकी ग्रोथ है उन पे ये बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। तो उसके बाद माओं को अक्सर पता नहीं होता कि हमने वीनिंग कब स्टार्ट करवानी है। तो 4 माह तक वो माँ का दूध पिएँ, उसके बाद आहिस्ता से उनको सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करवाएं, उनको खुराक दें, एक एक जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। तो फिर जो उनकी पिछली है वो स्टंटेड ग्रोथ जो पिछली उनकी जो कमी रही है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी वो उनकी फिर साथ साथ भी वो कोप कर लेते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ पर असरअंदाज हो सकते हैं? अच्छा, बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है कि आपने 4 माह तक तो माँ का दूध पिलाना है, ठीक है। 4 माह के बाद फिर आपने सॉफ्ट डाइट करवानी है। तो उसमें हम गाइड करते हैं कि सबसे पहले आपने राइस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, ठीक है। अब उसमें राइस प्रोडक्ट खिचड़ी होगी, उसमें आपको जो डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल जाते हैं राइस प्रोडक्ट्स में, वो जिसमें उनका पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसका आप खीर टाइप बना के आप दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद आप उसको दही दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों आ जाते हैं। उनका जो स्टमक है उसका भी इशू नहीं होता, वो भी ठीक रहता है। और लेकिन फिर बाद में 6 मंथ पे जाके आपने उनको व्हीट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं जिसमें दलिया आ जाता है या सूजी आ जाती है। तो ये वाली चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ करके इंट्रोड्यूस करवाएं उसको। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने बात की कि नॉर्मली आपको 4 मंथ माँ का जो दूध है वो बच्चे को पिलाना चाहिए, तो इस्लाम तो ये कहते हैं कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। नहीं, वो आप साथ साथ कंटिन्यू रखें, अच्छा, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करवा दें इनको ना, ठीक है।
अगर सिर्फ आप माँ के दूध पे 2 साल तक रखेंगे तो फिर वो उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी फिर। अच्छा, आजकल देखें कि पब्लिक भी इतनी अवेयर है, एजुकेटेड है, लेकिन हम पिछली कुछ बात करें कि जो पिछली जनरेशन है या उससे पिछली जो जनरेशन है, उस वक्त में पब्लिक उतनी अवेयर भी नहीं थी, वेल एजुकेटेड भी नहीं थी। उस वक्त बच्चे जो है वो स्टंटिंग ग्रोथ का निस्बतन कम शिकार होते थे। तो क्या वजह है इसके पीछे, आप समझते हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली हमारे घरों में भी अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर जैसे हमारी माँ है तो वो कहते हैं हम प्रेग्नेंट थे, हम तो इतनी डाइट भी नहीं लेते थे, जो घर में होता था हम वही खाते थे, बच्चे भी हेल्दी थे, माएँ भी हेल्दी होती थी। तो अब उनका ये होता था, उनका समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो इसलिए कि पहले जो वो डाइट लेती थी वो प्योर होती थी, ठीक है, घर में दूध बन रहा है, घर में दही है, मक्खन है, गंदम है, हर चीज़ घर की बनी होती थी। अब हम ना चाहते भी हमारी जो डाइट है उसमें प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है, दही है वो भी बाहर से आ रहा है, और हम जो है वो बिल्कुल जो दलिए वाली होती है वो गंदम है वो बाहर का आटा हम लेते हैं जो वाइट फ्लोर होता है, तो वो भी हमारी हेल्थ पे असरअंदाज होती हैं। बच्चियाँ मैलनरिश्ड होती हैं, उससे फिर आगे बच्चों पे भी इफेक्ट होता है, फिर वो भी मैलनरिश्ड होते हैं, स्टंटेड होते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि आजकल जो हमारी खुराक है वो उतनी प्योर नहीं रही। खुराक प्योर नहीं रही, जैसे कि जंक फूड का एक रूटीन है, हर फैमिली में कहीं ना कहीं जंक फूड डेली बेसिस वो खाया जा रहा होता है, तो माएँ भी कहीं ना कहीं जंक फूड का इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो इस पे स्टंटिंग ग्रोथ पे, नशोनुमा पे किस तरह असरअंदाज होती है? अच्छा, जो फास्ट फूड है या जंक फूड है इसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ कैलोरीज दे रही हैं, खाली इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, इसका कोई भी हेल्थ पे हमारा जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। इससे जस्ट ये होता है कि वो हमें कैलोरीज दे रहे हैं जो हमारी फैट्स में कन्वर्ट होंगी बाद में, ठीक है। तो उसमें जो हम डेली रूटीन में जो जंक फूड वगैरह ले रहे होते हैं तो उसका हमारी इफ़ेक्ट जो हेल्थ पे हो रहा है वो पॉजिटिव नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बाहर से अगर कोई चीज़ खाते हैं तो अच्छी हाइजीन नहीं होती ना, तो वो फिर हमारे जो बच्चे भी हैं वो बाहर से चीज़ें खाते हैं, वो अच्छी हाइजीन ना होने की वजह से, गंदी चीज़ें होने की वजह से फिर वो डिफरेंट तरह की जो बीमारियों में फिर वो उनका ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो उनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है कि वो फास्ट फूड खाते हैं, तो उनकी जो होती हैं डिजीज़, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे यहाँ फूड के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनको माएँ ये समझती हैं कि बच्चे को, फ़र्ज़ करें एग्जांपल है कि अंडा है, माएँ कहती हैं जी बच्चे को कुछ मंथ्स अंडा नहीं देना, ये गर्म हो सकता है, या वो ये समझती हैं कि ये उम्र नहीं है बच्चे को अंडा लेने की। तो आप क्या समझती हैं कि माएँ जो सुन रही हैं प्रोग्राम, उनको आप क्या सजेस्ट कर दें कि कौन सी ऐसी 3-4 ग़िज़ाएँ हैं जो उनको बच्चों को देनी चाहिए? अच्छा, अगेन वही बात कि माओं को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सी चीज़ कब इंट्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। अगर अंडा आप फर्स्ट जो 4 मंथ है उसी में आप अंडा पूरा दे रहे हैं, उसमें जर्दी भी और उसका जो वाइट वाला है पार्ट है वो भी दे रहे हैं, तो वो उसको वाकई वो हज़म नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसका स्टार्ट है, अभी उसका स्टमक उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो स्टार्ट में जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फट जो है वो आपने जो देनी है वो राइस प्रोडक्ट्स देने हैं, ठीक है। उसमें आप बच्चे को खिचड़ी दें या उसकी खीर बना के आप दे सकते हैं। तो अभी वो आपको पता है वो डिफरेंट तरह की आपको रेडीमेड भी चीज़ें मिल जाती हैं इस तरह से। तो फिर जब 6 मंथ से स्टार्ट करवाना है फिर आपने जाके अंडा करवाना है, और अंडे में भी आपने सिर्फ सबसे पहले आपने वाइट पार्ट देना होता है, योक पहले ना दें, क्योंकि इतना वो उसका स्टमक अभी तक डेवलप नहीं होता वह हर चीज़ को डाइजेस्ट करें। फिर वो बच्चे जब वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, वो खाते नहीं हैं, वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो कहते हैं कि ये अंडा नहीं खाता बच्चा। तो ये होता है कि स्टार्टिंग में जो ना आप ऑफ़र करें, लेकिन डिफरेंट तरीके से। एक तो बच्चे को करें कि बच्चा ना अपीलिंग हो बच्चे के लिए, डिफरेंट तरह से दें कि उसको अट्रैक्ट करें चीज़ें। और दूसरी ये चीज़ है कि आप 6 मंथ के बाद फिर आपने एक एक करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी एक एक सिंगल करके दें। कोई बॉयल करके दे दें, जिस तरह कैरेट्स हैं बॉयल करके दे दें, पोटैटो हैं बॉयल करके, फ्राइज़ की फॉर्म में या बेक्ड फॉर्म में आप जो फ्राइज़ हैं वो दे सकती हैं। और दूसरी मिथ ये होती है कि बच्चों को रेड मीट नहीं देते, कहते हैं कि ये गर्मी कर देता है रेड मीट। तो इसमें भी ये है कि जो फैट्स वाला पार्ट है वो आप रिमूव कर दें, और बाकी उसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो आप दें, उसको कोई इशू नहीं होगा, वो कोई गर्मी नहीं करता। अच्छा, बहुत सारी हमारी कम्युनिटी गाँव देहातों में रहने वाली है, सुनने वाली है प्रोग्राम को, तो वो माएँ जिनको प्रॉपर जो ग़िज़ा जो रिक्वायर्ड होती है वो उनको अफोर्ड नहीं होती, सोशो इकनॉमिक स्टेटस इस तरह का होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ आप उनको रिकमेंड करें ताकि उनकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है, ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा कर सकें? अच्छा, उनके हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पास जो भी फूड अवेलेबल है, रोटी है, चावल हैं या दालें हैं, वो आप एक प्रॉपर एक रूटीन में लें, ठीक है। आप ये नहीं करें कि एक टाइम पे ज़्यादा खा लिया, अगले टाइम स्किप कर दें। आप थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा खाते जाएं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो वो एक ना फास्ट रहे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप उस लोबिया खा सकते हैं या मिक्स दालें करके खा सकते हैं। दाल अगर आप बना लें तो उसमें आप अंडा मिक्स करके, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती,
तो लेकिन आपको न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी अच्छी बन जाती है। तो अगर आप सिंपली अगर चावल हैं तो उसमें आप खिचड़ी बना लेते हैं तो उसमें प्रोटीन भी आ गई, दालें भी आ गई, तो वो एक अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाती है। बाकी जो भी चीज़ अवेलेबल है तो उस पर आप खाए हो। अच्छा, स्टार्ट में आपने बात की कि ये भी एक मिथ समझी जाती है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद बच्चे को लटकाने से उसका जो कद है वो बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो आप क्या समझते हैं कि लटकने से उसकी ग्रोथ या उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस हैं? नहीं, ये भी एक मिथ है। हाँ, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लटकने से जो है ना वो नहीं होता, बस ये है कि आपके कुछ जेनेटिक होती है चीज़ें, वो जेनेटिकली आती हैं आप में, लेकिन इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करें। अगर आप अब ये कहते हैं ना कि नहीं इसके अब्बू भी छोटे हैं, इसने छोटा ही रहना है, तो बहुत हद तक आपकी न्यूट्रिशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है। आप उसकी एक्सरसाइजेस करवाएं तो वो आपकी उस पर जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी हाइट में फ़र्क आ जाता है। अक्सर बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि बार के ऊपर हाथों से लटक रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेस तो बाजुओं पे आ रहा होता है, तो कैसे उसका जो कद है या वो ग्रोथ कैसे हो सकती है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। वो मैंने आपको बताया ना कि एक मिथ है कि आप स्टार्टिंग में लोग करते थे इस तरह से कि लटकाने से कद बढ़ता है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं कि जिससे आपकी जो मसल्स हैं उन पे इफेक्ट होता है। जब वो एक मसल ग्रोथ करता है या उसके पे आप प्रेशर करते हैं तो वो डेफिनेटली इफेक्ट तो करती हैं फिर चीज़ें। बहुत शुक्रिया। जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक के लिए? जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले माओं को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी जो आप खुद ले रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपके जो 1000 गोल्डन डेज़ होते हैं ना बच्चे के, वो आपका आप जब फर्स्ट डे कंसीव कर लेती हैं वो तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप तब से अपनी डाइट अच्छी रखें ताकि वो बच्चे पे इफ़ेक्ट करे। आप जो खाएंगी वो बच्चे की ग्रोथ पे, उसकी आगे शख्सियत पे उस पर असरअंदाज होगा, उसकी आगे इम्यूनिटी क्या होगी उस पर असरअंदाज होगा। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट अच्छी रखें, उसके बाद फिर आप बच्चे को अगर करती हैं तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें कि आपको कब से उसको कौन सी खुराक इंट्रोड्यूस करवानी है और कितने टाइम में करवानी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस हुमा सजाद, क्लिनिकल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। बात हो रही थी कि बच्चों की जो स्टंटिंग ग्रोथ है उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और उसकी नशोनुमा में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर ए आर मांडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।